हेलो गाइज, मैं हूं पवन कुमार। जो आज मैं आप लोग के साथ बायोलॉजी के छोटे से चैप्टर में कोशिका से शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और मैं हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आज हम लोग समझेंगे आखिर कोशिका क्या होता है, डिटेल से उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहां सवाल आता है कि कोशिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो कोशिका को इंग्लिश में सेल बोला जाता है। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कोशिका को इंग्लिश में सेल बोला जाता है। तो आइए आखिर हम लोग सेल के बारे में जानते हैं कि सेल आखिर क्या होता है। सबसे पहले वर्ड आता है कोशिका का आखिर नाम, यानी कोशिका का नाम किस शब्द से उत्पन्न हुआ। तो कोशिका जो वर्ड है वो किससे उत्पन्न हुआ? तो वो साइटो से उत्पन्न हुआ। क्या किससे उत्पन्न हुआ? साइटो कोशिका का वर्ड किससे उत्पन्न हुआ? साइटो। अब हम लोग कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन, कोशिका के बारे में जिसमें हम कोशिका के बारे में जानते हैं या हमें जानकारी मिलती है, उस अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोला जाता है। अब अगला पॉइंट आता है कि खोज। आखिर कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। ईस्वी सन भी याद रखना है, कभी कभार ईस्वी सन भी पूछा जाता है। तो कोशिका का खोज किसने किया सबसे पहले? तो कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 ईस्वी में किया। इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया। इन्होंने कौन सी कोशिका का खोज किया? तो मृत कोशिका का खोज किया। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोशिका का खोज या जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट हुक को माना जाता है। या मृत कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। और कब किया? तो 1665 ईस्वी में किया। अब जीवित कोशिका की मृत कोशिका के बारे में पता चल गया कि मृत कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। और आखिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने किया। अगला वर्ड है कोशिका सिद्धांत, यानी सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। इन्होंने 1838 ईस्वी में और स्वान ने 1839 ईस्वी में इन्होंने कोशिका के बारे में एक थ्योरी दिया था। वही सिद्धांत स्लाइडेन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं, अब अगला पॉइंट की बात करते हैं ओवरऑल में, यानी पूरी ओवरऑल में अगर हम बात करें कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है। क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। अब बड़ी कोशिका की बात करें हम, तो बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ओवरऑल में। अब हम ये बोले कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। आइए हम लोग बारीकी से हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर में सबसे जो छोटी कोशिका होती है वह क्या होती है? अस्पर्म होती है। क्या होती है? अस्पर्म होती है। ये जो अस्पर्म होती है, मानव शरीर में जो छोटी कोशिका अस्पर्म होती है, केवल नर में पाया जाता है, नर यानी पुरुषों में। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, जो स्त्रियों में पाया जाता है। तो यहां से दोनों क्वेश्चन याद रखना है हम लोग को कि मानव शरीर में सबसे जो छोटी कोशिका होती है वह किस में पाया जाता है? तो पुरुषों में पाया जाता है। अब मानव शरीर में जो बड़ी कोशिका अंडाणु होती है वह किस में पाया जाता है? तो वह स्त्रियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? क्या होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन क्या होती है? मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क होता है। अब ये न्यूरॉन क्या होता है? ये विभाजन रहित होता है। विभाजन रहित मतलब क्या होता है? ये अपने आप को विभाजन यानी कि अलग पुनः निर्माण नहीं होती है, जबकि तेज जो विभाजन होता है लीवर होता है। इसीलिए अगर सर में चोट लग जाता है तो धीरे चोट लगता है, चलता है। अगर थोड़ा जोर से भी चोट लग जाए, अगर क्या होता है, सर अगर थोड़ा फूट जाए, ब्लड निकल जाए तो चलता है। लेकिन अगर बहुत तेज से अगर सर में चोट लग जाए तो क्या होता है,
ये आपस में क्या होता है, यानी बहुत खतरनाक बीमारी साबित धीरे धीरे होने लगता है, क्योंकि इसमें जो सेल होता है, न्यूरॉन का जो सेल होता है, ये आपस में कभी विभाजन नहीं करती है। इसीलिए न्यूरॉन सेल को, न्यूरॉन कोशिका को ही विभाजन रहित कोशिका माना जाता है। आई होप आप लोग को ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए अगला हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कोशिका झिल्ली। आखिर कोशिका झिल्ली क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली जो होता है वह क्या होता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। यानी पादप क्या हुआ, पेड़ पौधा जो अपने जगह से ऐसे हिल डोल सकता है वह पेड़ पौधे, जंतु जो आ जा सकता है, जो बोल सकता है, और मनुष्य वर्ग के लोग इसी में आते हैं। तो याद रखना है कोशिका झिल्ली जो होता है वह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। यहां से याद रखना है कि कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका का सभी अंग इसी में रहता है। कोशिका का जो भी अंग हुआ, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, रसधानी हो गया, तारकाय हो गया, प्रदर्भ जालिका हो गया, राइबोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, सब कहां होता है, कोशिका झिल्ली में ही होता है। अब जैसे कोशिका झिल्ली क्या होता है, जैसे मान लिया जाए हम लोग मार्केट जाते हैं सामान खरीदने के लिए, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, चीनी दे दीजिए, नमक दे दीजिए, आलू दे दीजिए, प्याज दे दीजिए, तो क्या होता है, एक प्लास्टिक में हम लोग ले लेते हैं। तो प्लास्टिक क्या होता है, एक ही में जमा होना। अगर मान लिया जाए सामान बहुत है, अगर थोड़ा सा सामान है तो एक प्लास्टिक में काम चल जाता है। अगर बहुत सारा रहे तो क्या होता है, उसके अंदर एक और प्लास्टिक लगा देता है ताकि उसकी सुरक्षा रहे। ठीक उसी प्रकार मान लेते हैं ये मेरा कोशिका है, ये ऐसे करके कोशिका है मेरा, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाहरी जो परत होती है झिल्ली होती है, यानी कि ये झिल्ली होता है। अब इसके बाहरी परत यानी कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक परत होती है जिसे कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप यानी पेड़ पौधे में। जैसे मान लिया जाए, अभी हम कोशिका झिल्ली की बात की कि हम लोग अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करते हैं, तो कपड़ों के माध्यम से करते हैं। जानवर लोग अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करते हैं, तो बालों से करते हैं। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, तो अपने छालों की मदद से करते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कोशिका में कि कोशिका झिल्ली जो होती है वह प्रोटीन का बना होता है। लेकिन याद रखना है, क्या याद रखना है, कि कोशिका भित्ति जो होता है वह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। यह क्या करता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। यह कोशिका का क्या करता है, सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको सूत्रकणिका बोलते हैं। जिसका खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। जिसका खोज अल्टमैन ने किया था। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन कहां पहुंच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। उसके दौरान क्या होता है, एक साइकिल जैसा चेन होता है, एक साइकिल जैसा चेन चलता है जिसे हम लोग क्रेब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेब्स कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि श्वसन के दौरान क्रेब्स नामक चक्र कहां चलता है। श्वसन के दौरान क्रेब्स नामक चक्र कहां चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। अब याद रखने की 38 एटीए जो होता है, 38 एटीए मिलकर किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। 38 एटीए मिलकर क्या करता है, किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति देता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है वह किसका बना होता है, क्रिस्टी का बना होता है। जैसे मान लिया जाए ये कोशिका है, तो यहां क्या होता है, ये हो गया मेरा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन के अब ये गोल्जी बॉडी का खोजकर्ता कौन है, कैमिलो गोल्जी। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में
ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। जैसे अभी हम लोग इससे पहले पढ़े, हम लोग अभी देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था कि उसे ऊर्जा गृह या पावर हाउस या शक्ति गृह के नाम से जाना जाता था। यानी उसका काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना, उसका क्या काम होता है, ऊर्जा का निर्माण करना। गोल्जी बॉडी क्या करता है, जैसे मान लिया जाए कोई दौड़ने वाला व्यक्ति होता है, कोई दौड़ता है तो उसको उस स्थिति में दौड़ने के वक्त यानी कि उसको सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ है, तो उसके पैर में है। जैसे कोई आदमी बैडमिंटन खेल रहा है तो बैडमिंटन खेलने के दौरान उसको अधिक ऊर्जा की खपत कहाँ होती है, चाहिए तो हाथ में आवश्यकता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने के दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ है, हमारी जीभ में है। तो वो क्या करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है कि जहां ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है और जहां ऊर्जा पहले से स्टॉक है वहां से खखोर के और जहां ज्यादा है वहां तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है। ये हमारी कोशिका हो गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज बना रहा था, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रहा था। उसके बाद दूसरा परिवहन का कार्य कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। आइए अगला हम लोग जानते हैं रसधानी। रसधानी का कार्य क्या होता है, रसधानी का कार्य होता है जल संग्रह करना, हमारे बॉडी में जल संग्रह करके रखना। हमारे बॉडी में लगभग, हमारे शरीर में कम से कम लगभग 65% पानी पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना परसेंट पानी पाया जाता है, 65% पानी पाया जाता है। आइए उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये रसधानी हो गया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं तारककाय। तारककाय क्या होता है, तारककाय का खोजकर्ता कौन है, तो बोबरी है। तारककाय के खोजकर्ता कौन है, बोबरी। ये क्या होता है, कोशिका विभाजन पुनः निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ ऐसे करके मारते तो यहां मारने के दौरान हमारे इस भाग में कोशिका मर जाता है। जब कोशिका मर जाता है तो बाहर से कहीं कोशिका का निर्माण तो होगा नहीं, तो यहां मरे हुए कोशिका को कौन उस जगह को भरेगा, तो जो साइड वाली कोशिका होती है वही उसका पुनः निर्माण करने का कौन कार्य करता है, तारककाय करता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कोशिका जो विभाजन रहित होती है, यानी कि न्यूरॉन क्या होती है, वह विभाजन रहित होती है, उसमें कोशिका का विभाजन बिल्कुल नहीं होती है। और लीवर में क्या होता है, कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। अगर हम लीवर को अपने से काट दे या हटा दे तो क्या होता है, वहां बहुत तेज गति से कोशिका का पुनः निर्माण हो सकता है या हो जाता है। तो अगला हम लोग देखते हैं अंतःप्रदब जालिका। अंतःप्रदब जालिका क्या होता है, अंतःप्रदब जालिका क्या होता है, आंतरिक कंकाल या आंतरिक सहायता। ये कोशिकाओं को क्या करता है, आंतरिक कंकाल या आंतरिक सहायता देता है। अंतःप्रदब जालिका जो होता है वह दो प्रकार के होता है। कौन होता है, एक होता है चिकना भाग और दूसरा होता है खुरदरा भाग। चिकना भाग यानी कि स्मूथ पार्ट, दूसरा खुरदरा भाग यानी कि रफ पार्ट। ये जो स्मूथ पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है चिकना भाग होता है, इसमें वसा का निर्माण होता है। क्या बनता है, वसा यानी कि चर्बी, बिल्कुल चर्बी यानी तेल वाला इसमें बनता है। अब प्रोटीन यानी कि रफ भाग में प्रोटीन बनता है, वो भी प्रोटीन किसके सहायता से बनता है, तो राइबोसोम में बनता है। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अंतःप्रदब जालिका में प्रोटीन किसके द्वारा, किसके सहायता से बनता है, तो राइबोसोम के सहायता बनता है। किस भाग में बनता है, तो रफ पार्ट यानी खुरदरा भाग में बनता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये कोशिका में क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को खोजकर्ता कौन है, पेलेडे हैं, और ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। आइए हम लोग केंद्रक के बारे में जानते हैं, आखिर केंद्रक क्या होता है। केंद्रक जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा अंग है, ये बहुत बड़ा अंग है। ये क्या करता है, सबको डराता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज बना, ऊर्जा बना, रे गोल्जी का है, गोल्जी का परिवहन कर, रसधानी जल संग्रह कर, तारककाय क्या होता है, ये तो कोशिका का पुनः निर्माण करना,
ये क्या होता है, ये प्रोटीन बना, ऐसे करके ये इसका कार्य होता है सबको नियंत्रित करना, सबका देखभाल करना कि आखिर कौन कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसके खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है। इसमें केंद्रक में क्या क्या मौजूद होते हैं, तो केंद्रक के क्रोमोसोम और डीएनए पाए जाते हैं, और इसके अलावा प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन, केंद्रक में प्रोटीन 80% और डीएनए 10% पाए जाते हैं। केंद्रक क्या कार्य होता है, सभी को देखभाल करना, सभी का देखभाल करना, नियंत्रित करना कि आखिर कोई कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए केंद्रक को ही ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग कहा जाता है, कंट्रोलर कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक होता है। ये क्या होता है, ये इसको डराता है न्यूक्लियस को कि ये न्यूक्लियस चाचा देखिए वो माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कभी कभार क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है हम नहीं काम करेंगे, तब उधर से गोल्जी का भी काम करते हैं हम भी नहीं करेंगे, इधर से तारक का भी बोलते हैं हम भी नहीं काम करेंगे। तब क्या करता है गोल्जी, ये लाइसोसोम कहता है काम नहीं करेगा। तो अपने आप में क्या होता है, गोल्जी का जब सारा अंग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का ये सारा अंग अपने आप में कार्य करना बंद कर देता है, तो लाइसोसोम अपने आप में फाड़ देता है। जब फाड़ता है तो क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम क्या होता है, जहां कोशिका कार्य करना बंद कर देता है, जिस अंग पे पड़ता है कोशिका, जहां कार्य करना बंद करता है वहां पड़ता है, तो वह क्या होता है, उसको बहा के निकाल देता है, बाहर खत्म कर देता है। ये इतना खतरनाक होता है लाइसोसोम। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। उसके बाद याद रखना है कि आरबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जब आरबीसी में जो उसका ब्लड जो होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है, 120 दिन का होता है। यह क्या कहाँ होता है, यह प्लीहा में जमा हो जाता है। जब आरबीसी का जीवन काल समाप्त हो जाता है तो वह क्या होता है, वह लाइसोसोम उसको अपघटित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें होता ही नहीं, तो वह क्या होता है, डायरेक्ट प्लीहा में चला जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कल से हम लोग सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे, उसके बाद सभी तिथि को याद करने सीखेंगे। थैंक यू।